भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में। ये अभी तक का सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो मेरे लिए माना जाएगा और आपके लिए भी, क्योंकि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे याद है लगभग जितनी मेरी कमेंट आई हैं वीडियो बनाने के लिए उसमें 60% वीडियोस पे जो कमेंट्स आई हैं अलग अलग, उसमें क्लॉजेस के बारे में आया है। अब आप सोच रहे हो कि क्लॉजेस के बारे में बनाए क्यों नहीं। उसका रीज़न ये है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आपको वो चीज़ें नहीं आई जो मैं समझाना चाहता हूँ। क्लॉजेस हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा से उलझने हैं कि हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्लॉजेस समझने के लिए प्रपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब के पीछे डिफरेंस होना चाहिए। क्लॉजेस समझने के लिए हमें सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। क्लॉजेस समझने के लिए हमें कंजंक्शंस के रूल पता होने चाहिए। कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उन्हीं से तो क्लॉजेस बनती हैं। इसी वजह से मैं सारा वीडियो मैंने पहले दे दी, इसके बाद मैं कंजंक्शंस पे आया हूँ, सॉरी आपके क्लॉजेस पे आया हूँ। अगर आपने मेरा प्रपोजिशन और कंजंक्शंस की सीरीज मैंने दी थी अलग अलग वीडियोस की, अगर वो नहीं देखी है और अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो आपको क्लॉजेस शायद ही समझ में आए। प्लीज़ आप उनको पहले देख लीजिए, टाइम जरूर लगेगा बट देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा शब्द होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल तो प्लूरल आएगी, या टेंस के हिसाब से चेंज होती है। यानी कि अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब अपना ये है कि फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको एस और ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं, ये आपकी कहलाती है फाइनाइट वर्ब्स। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अपने पास अगर है तो कहलाता है क्लॉज और यह कहलाता है सेंटेंस। ये दोनों बातें हैं। अगर अपने पास एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है तो वो भी कहलाता है अपना क्लॉज। अगर अपने पास सब्जेक्ट एक वर्ब है तो भी वो अपने कहलाता है क्लॉज या सेंटेंस। ये भी क्लॉज और सेंटेंस दोनों हैं। लेकिन अगर ये वर्ब अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्लॉज बन जाएगा। अगर अपने पास इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये बन जाएगा सेंटेंस। ये इसका रहा लॉजिक। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। आइए देखते हैं क्लॉज किसको कहते हैं। एक सब्जेक्ट अगर अपने पास है और एक फाइनाइट वर्ब है जिसको हम प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वर्ब ट्रांजिटिव अगर है तो ये सेंटेंस यानी कि ये हिस्सा अपना बन जाएगा क्लॉज। ये हिस्सा पूरा बन जाएगा क्लॉज। क्लियर? इतनी बात नोट कीजिए। दैट मतलब इस क्लॉज की मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ। दैट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। ये क्लॉज एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि आपका कोई सेंस नहीं निकालता है। कंप्लीट सेंस नहीं होता है। यहाँ पर सेंस तो निकलता है, कंप्लीट नहीं होता है। और ये डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड रहता है किस पर? प्रिंसिपल क्लॉज पर। ये किसी ऐसे वाक्य पर निर्भर रहता है जिसका पूरा सेंस निकल रहा हो, उस पर ये डिपेंड रहता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो मेरे पास है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो ये बन जाती है क्लॉज, और इंट्रांजिटिव तो बन जाता है सेंटेंस। जैसे कि आई कॉल्ड, तो देखिए ये वर्ब, ये सब्जेक्ट अपना हो गया, ये वर्ब अपना हो गया, मैंने पुकारा। तो आई कॉल्ड एक सेंटेंस भी, एक हमारा क्लॉज भी है। बट ये क्लॉज क्यों? उसका रीजन है कि मैंने पुकारा। तो आपको किसको पुकारा? ये सेंस नहीं पूरा दे रहा है कॉल्ड। तो यहाँ पे होम की डिमांड आ रही है, मैंने किसको पुकारा या फिर क्या पुकारा। तो होम या वॉट का जब मुझे आंसर चाहिए और मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो ये अपना बन जाता है क्लॉज। ये इसकी पहचान है। और इसी जगह मैं ये लिखूँ सेंटेंस आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो आप कहोगे सर इसका सेंस भी तो अधूरा है कि तुम कहाँ दौड़ते हो, कब दौड़ते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर होम या व्हाट से किसी वर्ब से आंसर चाहिए और अधूरा है तो वो कहलाता है क्लॉज। अगर होम और व्हाट से हमें कोई आंसर नहीं चाहिए, जैसे कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो कहाँ कैसे दौड़ता हूँ, तो वो चीज़ एक अलग है। तो वहाँ पर हमारे ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। मैं जानता हूँ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वर्ब वाले चैप्टर। फिलहाल यहाँ पे ये समझ लीजिए आई रन में दौड़ता हूँ, ये पूरा सेंस ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, जबकि ये यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस है। और दूसरी बात, अगर इस पैटर्न को मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसे समझ में आया है,
अगर मैं बात करूँ एक और तरीका क्लॉज को पहचानने का, तो अपने पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने पास एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है और उसके पहले कोई कंजंक्शन जुड़ गया है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा एक क्लॉज। भले ये क्लॉज हो या सेंटेंस हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में एक क्लॉज बन जाएगा अगर कंजंक्शन आगे लग गया तो। कैसे? इफ़ यू कम टू मी, देखिए यू मेरा सब्जेक्ट है, कम मेरा वर्ब है, टू मी यहाँ पर मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। तो देखो आप, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है, बट मैंने इसके आगे लगा दी इफ़, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया क्लॉज। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि राम कॉल्ड हिम एट 2 PM, तो राम मेरा सब्जेक्ट है, कॉल्ड मेरा वर्ब है, हिम मेरा ऑब्जेक्ट है, एट मेरा प्रपोजिशन है, और 2 PM इसको एक तरीके से आप फिलहाल नाउन मान लो जो कि ऑब्जेक्टिव केस का है, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो ये अपने आप में ये ऐसा बन गया सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पर एक बात और नोट करनी कि इसके आगे सेंटेंस अभी बाकी है। व्हेन ही वॉज एट होम, तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉज मेरा वर्ब है, एट मेरा प्रपोजिशन है, होम मेरा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है जो कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये आपका बंदा है यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर ये स्थान के बारे में बता रहा है। अब मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूँ यहाँ पर केवल आपका क्लॉज के बारे में, तो अपना एक सेंटेंस ये पूरा है और एक अपना सेंटेंस ये पूरा है, 2 सेंटेंस अपने पास हैं, बट इस सेंटेंस के आगे कोई क्या कंजंक्शन लगा? जी नहीं लगा है। जब किसी सेंटेंस का कोई कंजंक्शन ना लगाओ और वो दूसरे सेंटेंस से भी कनेक्ट हो, इस सेंटेंस के आगे कोई कंजंक्शन नहीं, लेकिन ये सेंटेंस इस सेंटेंस से कनेक्ट है इस व्हेन की वजह से, तो ये वाला फिर हिस्सा अपना बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये वाला हिस्सा बन जाएगा अपना क्लॉज नंबर 1, ये बन जाएगा क्लॉज। पहली बात। अब नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है, या फिर हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, या फिर हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है? तो मैं बताना चाहता हूँ ये यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 1 बात, अभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी कैसे बता रहा हूँ मैं। नंबर 1 एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 2 ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंजंक्शन वाले चैप्टर में समझाया था कि व्हेन आपका जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि एडवर्ब फ्रेज बनाने के काम में आता है, तो जो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो आपको कहीं पर भी दिखाई दें तो वो 3 काम करते हैं, नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का या फिर एडवर्ब क्लॉज का। जो व्यक्ति वस्तु के बारे में बताए नाउन, जो व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, जो समय स्थान तरीका मैनर प्लेस टाइम के बारे में बताता है वो आपका कहलाता है वहाँ पर एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज। अभी आपको एक एक कर बात समझ में आएगी, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे आपका एडवर्ब क्लॉज आएगा, जैसे आपका नाउन क्लॉज आएगा, सब आपको क्लियर होगा धीरे करके। तो अपना एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, दोनों को जोड़ा व्हेन ने, तो ये अपना बन जाएगा पूरा का पूरा ये एक अपना में सेंटेंस है। ये किस टाइप का सेंटेंस है? तो ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नंबर 1। दूसरी बात, ये हिस्सा अपना कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये अपना हिस्सा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इतनी बात समझ में आई? इस सेंटेंस के आगे व्हेन जुड़ गए, इस वजह से ये मेरा बन गया यहाँ पर क्लॉज। क्लियर? ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो हुआ है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि क्लॉजेस कितने टाइप की होती हैं। तो क्लॉजेस बेसिकली आपकी 3 तरीके की होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी क्लॉज जिसके आगे कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी क्लॉज जिसके आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लग जाएं, जितने मैंने बोले हैं, जितने मैंने कंजंक्शन वाले में पढ़ाए थे और जितने अब आने वाले हैं वो सारे किसी सेंटेंस के आगे लग जाते तो वो बन जाता सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी क्लॉज जिसके आगे कोऑर्डिनेटिंग वाले कंजंक्शंस लग जाएं, जिसके आगे मैं बता रहा हूँ पीछे नहीं, आगे लग जाएं, तो वो वहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर? हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज या फिर एक और नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होता। ये अपने में पूरा मीनिंग देता है बट अधूरा होने की वजह से। कौन कौन से? वो सब्जेक्ट और वर्ब बताया था ना, और एक कंजंक्शन प्लस आपका सेंटेंस होता है उस सेंस में। तो सब्जेक्ट और वर्ब अपने पास लेके सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा विदाउट एनी कंजंक्शन। दूसरी बात, इसके साथ में कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है। कैसे? अब एक चीज़ और याद रखिए कि एवरी सेंटेंस, जितने दुनिया के सेंटेंस हैं वो सारे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। हर एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन हर एक प्रिंसिपल क्लॉज
हर एक प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है। अब देखते हैं चीज़ों को। आई शैल फिनिश माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। अब इस सेंटेंस में ध्यान दो, ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये सेंटेंस भी है यहाँ पर और ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज भी है, क्योंकि ये सेंटेंस दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अगर ये अकेला होता, अगर मैं इतना ही लिखता आई शैल फिनिश माई वर्क, तो ये सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, इस कंडीशन में ये यहाँ पे बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। पहली बात, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो बन गया एक सेंटेंस कंप्लीट। आई शैल गो टू बेड, ये मेरा सेंटेंस अपने में दूसरा कंप्लीट है, क्योंकि वर्ब भी है और यहाँ पर एक हमारा वर्ब भी और साथ ही साथ एटीसी भी है और एक एडवर्ब भी है। तो इस सेंटेंस का कोई कंजंक्शन है नहीं है, तो ये अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और इस वाले सेंटेंस के ठीक पहले देखिए बिफोर लगा हुआ है, तो ये अपना बन जाएगा, यहाँ पर बिफोर तो कंजंक्शन है, ये सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है और ये कंजंक्शन जुड़ा इस वाले सेंटेंस के साथ में, तो ये बिफोर से लेकर के और बेड तक ये पूरा हिस्सा अपना बन जाएगा क्लॉज। कौन सा क्लॉज बनेगा? ये अपना एडवर्ब क्लॉज बनेगा। अब ये नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे पहचानना हो, ये मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा, जैसे ही अगला वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आज की वीडियो हम लोग फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस के आगे कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये अपना प्रिंसिपल क्लॉज है और ये अपना एक कंजंक्शन है और यहाँ पर ये अपना एक सेंटेंस है। अब ये पूरा हिस्सा अपना बन जाएगा कौन सा? ये अपना बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, और केवल इसको हम क्लॉज भी बोलेंगे, इसको भी क्लॉज बोलेंगे, बट इसको प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज। दूसरी बात, ये अपनी कौन सी क्लॉज है? तो ये अपनी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर ही कौन सी क्लॉज? तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो तीन तरीके की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज जब भी मैं बोलूँ तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ही कौन सी वाली हमें ये भी पहचानना होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये आपका टोटल जो सेंटेंस है वो आपका बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक और देखते हैं, वेट हेयर, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है जो कि कंप्लीट है। यहाँ पे वर्ब है, ये मेरा एडवर्ब है और यहाँ पे यू साइलेंट है जो कि मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, ये मेरा एक सेंटेंस पूरा बन गया है और आई कम, आई मेरा सब्जेक्ट है और कम मेरा वर्ब है, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस कंप्लीट है। बट इसके आगे देखिए यहाँ पे अंटिल लगा हुआ है जो कि कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन अंटिल से लेके कम तक ये मेरा बन गया है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर एक कौन सा वाला क्लॉज है? तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये टाइम के बारे में शो कर रहा है। और ये कंप्लीट सेंटेंस जो है ये मेरा बन गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई थिंक वो थोड़ी बात समझ में आई होगी अभी तक। बस आपको ये पीछे वाला हिस्सा प्रॉब्लम कर रहा हो कि ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ, बताएंगे आपको। अगर मैं एक और सेंटेंस की बात करूँ कि डू यू नो, तो डू मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू मेरा हो गया सब्जेक्ट, नो मेरा हो गया मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ये मिलकर के मेरा बन गया एक सेंटेंस कंप्लीट। ओके, ही लिव्स, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बन गए एक और सेंटेंस। ये सेंटेंस एक और एक सेंटेंस ये में दो सेंटेंस हो गए। इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है तो इसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे वेट हेयर के आगे कोई कंजंक्शन नहीं था तो ये भी था अपना प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पे देखिए वेयर मेरा कंजंक्शन है, क्यों? मैंने बताया था आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब वाले वीडियो में कि तीनों डिफरेंस क्या होता है। तो वेयर आपका यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो कि ही लिव्स के ठीक पहले आया, इस सेंटेंस के पहले, तो ये सेंटेंस वेयर ही लिव्स ये कंप्लीट आपका बन जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या शो कर रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइए। इतनी बात समझने के बाद अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में ये बताइए कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के एडवर्ब क्लॉज है ये, और ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क क्यों आया है? तो क्वेश्चन मार्क इसलिए आया क्योंकि आगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है डू, इसलिए यहाँ पर आया है। अगर मैं इस कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बात करूँ ये कैसा है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बस मुझे कमेंट में इस वाले पार्ट के बारे में बता दीजिए कौन से टाइप का क्लॉज यहाँ पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके आगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे होते हैं वो आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जैसे कि यहाँ पे कुछ ध्यान भी देना है कि दिस क्लॉज फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इन रैंक इट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज। कह सकते हैं तरीके से कि
कि प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं, लेकिन ये दो समान यानी कि दो इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। कैसे काम करता है समझते अभी आगे। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शंस होते हैं जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी याद रखनी है कि हाउएवर अलोन इट कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंजंक्शन वाले पार्ट को अगर निकालूं साथ में क्लॉज को, तो वो अपने आप एक सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। बस इतना लॉजिक है। एक चीज़ में और याद रखनी है कि इट इज़ कनेक्टेड टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे समझ लीजिए कि दो प्रिंसिपल क्लॉज मैंने ले ली और उनके बीच में कंजंक्शन डाल दिया, तो वो वहाँ पर बन जाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है। बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैं समझाया वही बात लिखी हुई है। थ्रो लाइक द प्रिंसिपल क्लॉज इन इटसेल्फ इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सेंस। इसके अपने अपने कंप्लीट सेंस होते दोनों सेंटेंसेस के, बस बीच में हम लोग इसकी कंजंक्शन ही डाल देते हैं। वहाँ पर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो समझते हैं। कंजंक्शन की मैं बात करूँ तो मेन जो कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि एंड है, बट है, फॉर है, और, नॉर, ऑल्सो, यट, सो, ईदर और, नीदर नॉर, मतलब पेयर वाले कंजंक्शंस। अब ये भी आगे बताऊँगा मैं। तो अगर ये आपको किसी सेंटेंस के बीच में दिख जाएं या कहीं भी दिख जाएं तो ये आपके वहाँ पर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ओके, वेरी गुड, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी और मैं नोटिस आपको करके बताऊंगा यहाँ पे, जो आपको ध्यान देना है कि सपोज़ कीजिए हम लोग इस वाले पे थोड़ा सा बैक करके पहुँचते हैं इस वाले सेंटेंस पे। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस को, चाहे मैं पहले वाली बात करूँ या दूसरे वाले किसी सेंटेंस की बात मैं करूँ, अगर मैं ये सेंटेंस उठा के सपोज करूँ मैं पहले लिख दूँ, जैसे कि आई कम अनटिल, इसको ऐसे लिखो, अनटिल आई कम कॉमा वेट हेयर। अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दो तो ये कंजंक्शन से लेकर के ये पूरा इतना हिस्सा, यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा और यहाँ से लेकर, इसको तो नहीं बना सकते, ये इसका लॉजिक नहीं है फिलहाल। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का ऐसे कुछ नहीं होता है। इस वाले सेंटेंस में बता रहा हूँ कि अगर कंजंक्शन वाला पार्ट मैं पहले ऐसे रख दूँ और आगे वाला पीछे रख दूँ, कहने मतलब ये है कि क्लॉज वाला सेंटेंस में पहले रख दूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला सेंटेंस में पहले रख दूँ और प्रिंसिपल क्लॉज को पीछे रख दूँ, तो ऐसा नहीं कि पीछे वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा, वो कंफर्म नहीं है। कंजंक्शन कहाँ लगा ये हमें चेक करना है। तो इस वाले सेंटेंस के ठीक पहले अनटिल लगाओ तो ये वाला अपना बन गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और इसके पहले कॉमा है तो कॉमा का कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपको बात याद रखनी है। जिस हिस्से में कंजंक्शन नहीं है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिस हिस्से में आपका कंजंक्शन लगाओ वो आपका कहलाता है क्लॉज। कौन सा वाला? सबऑर्डिनेटिंग है, उसके अंदर नाउन है कि एडजेक्टिव है क्लॉज कि आपका एडवर्ब वाला फ्रेज है। ऐसे अगर मैं बिफोर वाला सेंटेंस उठा के पहले रख दूँ, फिर कॉमा लगा के ये वाला सेंटेंस पीछे जोड़ दूँ, तो ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज तब भी रहेगा और ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज तब भी रहेगा। ये बात आप याद रखनी है। कंजंक्शन कहाँ पर, बस हमें ये याद रखना है। कॉमा लगा इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा वाला सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वो अपना प्रिंसिपल क्लॉज ही बना रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो मैं समझाना चाहता था। तो देखिए, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है कॉम्युलेटिव या कॉपुलेटिव। ये मैंने कंजंक्शन वाले वीडियो में समझा है डिटेल में। ये क्या करता है, बस एक चीज़ को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देता है नॉर्मली, जैसे कि वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड हॉट इस स्टोन। तो ये जनरल सेंटेंस है और ये जनरल सेंटेंस बस को जोड़ने के लिए मुझे एंड लगा दिया और कुछ भी नहीं किया है। और इसी जगह मैं बात करूँ एडवर्जेटिव कंजंक्शन की, ये वो कंजंक्शंस जो होते हैं जो दो विपरीत सेंटेंस को, दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एक सेंटेंस अगर अच्छी बात कर रहा है और दूसरी नेगेटिव बात कर रहा है तो बीच में जो कंजंक्शन आएगा उसको एडवर्जेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। अगर पहले वाले कोई नेगेटिव बात है, दूसरे वाले कोई पॉजिटिव बात है, तो भी आपका जो कंजंक्शन बीच में आएगा वो आपका कहलाएगा एडवर्जेटिव कंजंक्शन। कैसे काम करता है देखिए, ही इज स्लो, वह धीमा है, बट ही इज श्योर, लेकिन वह श्योर है कि वो जीत जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में आ गया बट, ये मेरा माइनस में एक सेंटेंस है, ये मेरा प्लस में, मतलब ये नेगेटिव बात कर रही है, पॉजिटिव बात कर रहा है, बीच में आ गया बट, तो यहाँ पर ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। अब यहाँ पर आपको बात ये याद रखनी है कि इस वाले सेंटेंस के पहले कोई कंजंक्शन है नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और इस वाले सेंटेंस के ठीक पहले एंड जुड़ा हुआ है, तो एंड से लेकर के ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा। ऐसे ही इस सेंटेंस के आगे कोई कंजंक्शन नहीं तो ये अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज।
बट मेरा कंजंक्शन है और बट से लेकर के और आखिरी तक ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। खेल पूरा कंजंक्शंस का है। अगर आपको कंजंक्शंस याद हैं तो आपको क्लॉजेस पहचानने में आने लगेंगी। फिर आगे देखते हैं, आई वॉज एनॉयड। आई मेरा सब्जेक्ट है, वॉज मेरा वर्ब है, एनॉयड मेरा एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस के ठीक आगे कोई कंजंक्शन नहीं, इसलिए ये मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। स्टिल आई केप्ट क्वाइट, तो स्टिल मेरा कंजंक्शन है, आई मेरा सब्जेक्ट, केप्ट मेरा वर्ब है और क्वाइट मेरा यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो अब ध्यान दो इस सेंटेंस को, ये है तो सेंटेंस अपना लेकिन जुड़ा है स्टिल से, तो स्टिल से लेकर ये पूरा सेंटेंस अपना बन जाएगा यहाँ पर क्लॉज। कौन से टाइप का क्लॉज है? तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज और ये वाला कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। अगर मैं इस वाले सेंटेंस को सपोज करो पहले रख दूँ, फिर इस वाले को उठा करके पीछे कॉमा से जोड़ दूँ, यहाँ पर कॉमा लगाए, इस सेंटेंस को यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, तो तब भी ये प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और ये वाला आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा। जहाँ पर कंजंक्शन है बस उसी को हमें ध्यान देना है। और बात करते हैं आई वुड कम। आई वुड कम सेंटेंस मेरे कंप्लीट है, जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है। ओनली दैट आई एम एंगेज्ड। आई एम एंगेज्ड मेरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन हमें ध्यान देना है ओनली दैट। ओनली दैट यहाँ पर दैट का अभी लॉजिक आपको सोच रहे होंगे कि दैट तो मेरा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन ओनली दैट एक कंप्लीट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बना रहा है इस पूरे सेंटेंस को। तो ओनली दैट यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगर इसको मैं पहले रख दूँ और बाद में कॉमा लगा के इस वाले सेंटेंस को जोड़ देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये वाला रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज और ये वाला रहेगा आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दूसरी बात, बस यहाँ से ये मार्क हट जाएगा और वहाँ पे कॉमा लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ एक और सेंटेंस की, तो ही वॉज ऑल राइट। ये सेंटेंस अपना कंप्लीट है, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज क्यों बन रहा है? क्योंकि ये किसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ है ना, इस वजह से क्लॉज है। अकेला होता तो ये सेंटेंस कहलाता है। ओनली ही वॉज फैटिग्ड। अब यहाँ पे ये सेंटेंस अपना कंप्लीट है, लेकिन ये अपना एक क्लॉज है क्योंकि ये ओनली साथ में जुड़ा हुआ है। तो ओनली से लेकर के ये पूरा सेंटेंस अपना इतना पार्ट कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि ओनली जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सारी सेंटेंस, ये जितने सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, ये आपके जो भी सेंटेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी सेंटेंस आपके हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, बट स्टिल ओनली दैट और ओनली। और ये आपकी कोई बात बोल रहा है, इसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पे बात चल रही है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। फिर बात करते हैं डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजंक्शन की। ऐसे कंजंक्शन जो चॉइसेस के बारे में बात करती है, या तो ये या फिर वो, ना तो ये ना ही वो, ये भी और वो भी, इस सेंस में जब भी होते हैं तो वो आपके कहलाते हैं डिसजंक्टिव या फिर अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो कि होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन सारे। ये जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस के आगे लगे होंगे वो अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कैसे? सी वेप्ट, सी मस्ट बी उसको जरूरी होना चाहिए, और सी विल डाई, नहीं तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए कि इस सेंटेंस का कोई कंजंक्शन तो अपना कहेंगे इसको प्रिंसिपल क्लॉज। और सी विल डाई, ये सेंटेंस तो अपना में कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे जुड़ गया और, तो और अपने कंजंक्शन है, और से लेकर के ये पूरा सेंटेंस अपना बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी अब। और फिर देखिए, ईदर ही इज़ मैड और शी विल डाई। यहाँ पे सी होगा, ईदर सी विल भी होगा। यहाँ पे सेंटेंस को सही से कर दे रहा हूँ तब आपको लॉजिक जल्दी समझ में आ जाएगा। या तो वह पागल होगी या वह मर जाएगी, या तो पागल हो जाएगी, सी विल बिकम, पूरा सेंटेंस कर देता हूँ, ईदर सी विल बिकम मैड, या तो पागल हो जाएगी या फिर वो मर जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इस वाले सेंटेंस में भी कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और इस वाले में जुड़ा हुआ है। अब हम किसको कौन सी क्लॉज माने? तो प्रॉब्लम ये है कि ये पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, तो पेयर वाले कंजंक्शन जो दूसरा वाला कंजंक्शन तो उसको हम लोग क्लॉज मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये अपनी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहाँ पर हो गए, और ये वाली मानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। अभी भी आपके मन होगा सर यहाँ पे भी तो इधर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं तो पीछे वाले को क्लॉज मान लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? फिर आगे देखते हैं एक और, नीदर अ बोरोवर नॉर ए लैंडोवर बी। ये हैमलेट की लाइन है, प्रिंस हैमलेट की, जिसमें पोलोनियस की लाइन में है। उसने ये कहा था पोलोनियस ने, ना तो उधार लो ना ही उधार दो।
तो इस वाले सेंटेंस में ये अपना क्लॉज माना जाएगा और ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा। ओके, फिर दे टॉयल नॉट नीदर डू दे स्पिन। इस सेंटेंस सपोज करो आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इस सेंटेंस का आप लोग कमेंट में मुझे मीनिंग बताना, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं, तो अपने ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके आगे डू दे स्पिन के आगे नीदर लगा हुआ, तो नीदर अपना कंजंक्शन है, और ये अपना पूरा नीदर से लेके ये पूरा ऐसा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, फिर आगे देखते हैं वॉक क्विकली। वॉक क्विकली में यू साइलेंट है, तुम जल्दी चलो, तो यहाँ पर देखिए ये अपना प्रिंसिपल क्लॉज है, और एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ये अपना में सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे जुड़ गया एल्स। एल्स अपना क्या है, कंजंक्शन है, और एल्स लेकर के ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्टिव कंजंक्शन। इलेक्टिव वाले कंजंक्शन जो होते हैं वो परिणाम, इन्फरेंस के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। जैसे कि समथिंग सर्टेनली फेल इन, ये सेंटेंसेस सारे मैंने कंजंक्शन वाले पार्ट में समझाए थे, बट आपको मैं अब यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में और बता रहा हूँ। इलेक्टिव कंजंक्शन मतलब ये होता है जिसमें एक पहले सेंटेंस आएगा, जैसे ये वाला सेंटेंस आया, इस सेंटेंस की वजह से दूसरा सेंटेंस हुआ, जैसे कि समथिंग सर्टेनली फेल इन, कुछ ना कुछ जरूर ही गिरा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ जरूर गिरा है। आई हर्ड आई स्प्लैश, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी थी। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में इस वाले सेंटेंस की वजह से ऐसा एक रिजल्ट आया अपने सामने, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी। बट इस सेंटेंस का कोई कंजंक्शन नहीं, तो ये अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये इस सेंटेंस के आगे आ गया फॉर, तो फॉर अपना यहाँ पे कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन नहीं है। ये आप देख लेना प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब वाले वीडियो में, जिसमें डिफरेंस मैंने बताया है। तो ये फॉर से लेकर के ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और अगर मैं बात करूँ जितने भी सेंटेंस अभी तक बोले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर, जितनी भी बातचीत हुई है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी जहाँ पे लगे होते हैं वो सारे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस बता रहा हूँ, जो अभी इसके पहले स्लाइड पे बताया था, वो सारे आपके बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। फिर मैं बात करता हूँ ऑल प्रिकॉशंस मस्ट बी नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड्स रैपिडली। इस सेंटेंस के ठीक आगे कोई भी यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, इसलिए ये वाला कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा एडवर्ब है, ये अपने में सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे जुड़ गया फॉर, तो फॉर से लेकर के ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और दूसरी बात, ये पूरे सेंटेंस, ये जितने सेंटेंस मैंने बोले, ये सारे आपके कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कभी कभी कंजंक्शंस हम लोग हटा देते हैं, उनकी जगह कॉमा, सेमी कॉलन या कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, वो भी इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि रामा वेंट आउट टू प्ले, ये अपने में सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। हरी स्टेड इन टू वर्क, हरी रुका रहा काम करने के लिए, और ये सेंटेंस अपने में कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, तो इसको भी प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंजंक्शन का, तो कंजंक्शन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप चाहो तो बट भी कर सकते हो कि वो तो बाहर चला गया लेकिन वो तो घर पे रहा, तो दो सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ बट लगा दिया। बट को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे लगा दी सेमी कॉलन, तो यहाँ पे बट रिमूव के सेमी कॉलन लगाया, तो यहाँ पे बट हिडन है, इसलिए कॉमा से लेकर के ये पूरा ऐसा अपना कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये वाला अपना कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा सेंटेंस अपना बन रहा है यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस। क्या बन रहा है? कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके मैं बात करूँ अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, तो जैसे अभी आपने पढ़ा था ईदर और नीदर नॉर, तो ईदर और नीदर नॉर में नॉर के बाद का हिस्सा और की बात का हिस्सा अपना होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आपको वहाँ पर बस ये बात याद रखनी है कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो भी हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं, तो उनका जो दूसरा वाला हिस्सा और या नॉर या बट ऑल्सो जिस सेंटेंस में जुड़े होते हैं वो अपना वहाँ पर कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस से कैसे बनती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर होता है अपना नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बातें से समझ में आई होंगी। और अगर आपके मन में ये है कि सर ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं,
एक एक करके बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाए सर, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से 1 वीक लग सकता है बनाने में। तो आप बुक्स में इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे सारे कंजंक्शंस, बस मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे।